जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा की निःशुल्क आपको तैयारी करवा रहे हैं। साथियों, हम गणित पढ़ रहे थे, जहां पर हमारा फ्रैक्शन का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। आज हम फ्रैक्शन के सेकंड लेक्चर के बारे में, या फ्रैक्शन का यूँ बोलिए, और किस किस टाइप के हमारे प्रश्न बनेंगे उनके बारे में इस लेक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्रैक्शन की आधी टाइप पढ़ ली थी। अब बची हुई जो टाइप है हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है भिन्नों की तुलना करना। यानी कि जो अगर हमारे पास कोई भिन्नात्मक रूप से कोई इक्वेशन या कोई क्वेश्चंस आए तो हम उनकी तुलना किस तरह से करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कोई भी दो भिन्न हमें दे दी, और दो भिन्न देने के बाद हमसे पूछा बताओ इनमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, या इन भिन्नों हमको बहुत सारी भिन्न दे दी, बोला आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। तो इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है, हमें कौन कौन सी जानकारी रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भिन्नों की तुलना करना। यानी कि जब भिन्नों का हर समान है, अब हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। अगर भिन्नों का हर समान है, क्या अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही क्या होगी, बड़ी होगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर होता है वो अंश और जो नीचे होगा वो क्या होता है, हर होता है। तो अगर किसी भिन्न में उसके हर समान है, अपने को किन्हीं दो तीन भिन्नों की तुलना करनी है, और अगर उनका हर समान है तो उस भिन्न में हम क्या देखेंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही क्या होगी भैया, बड़ी होगी। क्या याद रखना है अपने को कि अगर हमें कोई भिन्न दी हुई है और उनके हर समान है, हर एक जैसे हैं, तो उनमें जिनका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, उतनी ही बड़ी होगी। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है 3/5, 8/5 में से 8/5 क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों होगी बड़ी? क्योंकि 3/5 और 8/5 में जब हम देख रहे हैं तो इनके ये जो 5 और 5 दोनों हर कैसे हैं, समान हैं। अब अगर इनके दोनों हर समान हैं तो हमने कहा है कि जिसका अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर इसका अंश 3 है और इसका अंश 8 है, तो 3 और 8 में क्या बड़ा होता है, 8 बड़ा होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इन दोनों भिन्न में ये जो 8/5 हैं ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी भैया, बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अगली जो हमें चीज़ याद रखनी है कि जब भिन्नों का अंश समान है, अब यहाँ पर क्या समान है भैया, अंश। वहाँ क्या समान था, हर। अगर भिन्नों का अंश समान है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका क्या होगा, हर छोटा होगा। यानी कि वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में? यानी कि दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख रखी है। पहली चीज़ ये है कि जब भिन्नों का हर समान है तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। दूसरी चीज़ जो लिखी है कि अगर अंश समान हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर अंश समान हो गया तो वो भिन्न बड़ी होगी जिसका हर कैसा होगा, छोटा होगा। यानी कि अगर हर के बारे में, हर समान है तो अंश देखना है, अंश समान है तो हर देखना है। ये दोनों चीज़ें अपने को याद रहनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण है 5/8 और 5/6। जब हम देखते हैं दोनों बिंदुओं में 5 और 5 यानी कि ऊपर का समान है, इसका मतलब अंश समान है, और अंश समान है तो फिर हम क्या देखेंगे, हर देखेंगे। हर देखेंगे, हर देखेंगे, जिसका हर क्या होगा, छोटा होगा, वो क्या होगी, बड़ी होगी। 8 और 6 में अंश किसका छोटा है, अंश तो बराबर है, हर किसका छोटा है, 8 और 6 में छोटा क्या है, 6। तो अगर ये 6 छोटा है तो फिर ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो 5/6 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। दोनों चीज़ें समझ में आई क्या आप लोगों को? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक में हर समान है, एक में अंश समान है। जिसमें हर समान है उसमें भिन्न का अंश देखना है, अंश जितना बड़ा होगा भिन्न उतनी बड़ी होगी। दूसरे में अंश समान है तो भिन्न वो बड़ी होगी जिसका हर कैसा होगा, छोटा होगा। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो आया, अगर भिन्नों के अंश में
निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही है। कई बार ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न आ जाती है हमारे पास जिनके जो अंश होते हैं उनमें भी निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही होती है, और जो उनके हर हैं उनमें भी निश्चित क्रम में क्या हो रही होती है, वृद्धि हो रही होती है। अगर इस तरह की भिन्न हमारे पास हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए भी हमने एक तरीका निकाला है कि अगर इस तरह के कोई प्रश्न है तो हम डायरेक्ट उनको किस तरह से देख के सोल्व कर सकते हैं। यदि भिन्नों के अंश में निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही है तथा हर में भी निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही है तो हमें क्या करना है। अगर अंश में वृद्धि जो ऊपर है, अगर उनमें वृद्धि और हर में वृद्धि, उन दोनों में वृद्धि में अगर अंश में वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या किया, निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही है तो अपने को देखा कि अंश में कितनी वृद्धि हो रही है, फिर हर में कितनी वृद्धि हो रही है। अगर अंश में जो वृद्धि होगी वो हर में वृद्धि से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी तो जिसका अंश जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। अगर अंश में जो वृद्धि है वो हर में वृद्धि से क्या है, कम है, यानी कि अंश में कम वृद्धि हो रही है, हर में ज़्यादा वृद्धि हो रही है, तो बड़े अंश वाली क्या हो जाएगी भैया, छोटी हो जाएगी। वहाँ पर जिसका अंश बड़ा था वो बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर जिसका अंश छोटा होगा वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर हर में वृद्धि ज़्यादा आई तो क्या करेंगे। अगर हर में वृद्धि ज़्यादा है, अंश में वृद्धि कम है, तो जिसका हर बड़ा होगा वह कैसी होगी, बड़ी होगी। जिसका हर बड़ा होगा वो कैसी होगी, बड़ी होगी। एक उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 3/7, 5/9, 7/11, 9/13, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी। अब अपने को ये बताना है तो मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो अंश हैं, इस अंश में जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है, 3 से 5 में, फिर 5 से 7 में, 7 से 9 में, 7 से 9 में, 11 में और 13 में वृद्धि अपने को देखनी है कितनी हो रही है, +2 +2 +2। ऐसे ही ये भी कितनी, +2 और ये भी कितनी, +2, यानी कि अंश में भी 2 की वृद्धि हो रही है और हर में भी 2 की वृद्धि हो रही है। जब मैंने देखा कि अंश और हर में दोनों में वृद्धि कैसी है, समान है, जब दोनों में वृद्धि समान है तो मैं क्या बोलता हूँ कि बड़े अंश वाली भिन्न कैसी होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर आपने देखा इनमें सबसे बड़ा अंश किसका है, 9, यानी कि 9 सबसे बड़ा है, तो 9/13 ये वाली जो भिन्न है वो सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बात समझ में? देखो बात इतनी सी है, हमें यहाँ पर 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली, अंश में वृद्धि और हर में वृद्धि। अगर अंश में ज़्यादा है या बराबर है हर के तो जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अंश में जो वृद्धि हो रही है, हर में जो वृद्धि हो रही है, अगर अंश में वृद्धि कम है हर की अपेक्षा तो बड़े अंश वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बात समझ में? तीसरी बात ये थी कि अगर हर में वृद्धि है वो ज़्यादा है अंश में वृद्धि के, तो फिर जिसका हर बड़ा होगा वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। एक उदाहरण यहाँ पर अपन ने समझा था, इसके अलावा अन्य और भी जो उदाहरण आएंगे तो हम उनमें भी समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और क्या आया है, यदि अंश और हर में वृद्धि निश्चित क्रम में नहीं हो रही हो। अच्छा देखिए, अब तक हमने 3-4 चीज़ें डिस्कस की है। अगर अंश में जो वृद्धि है वो इक्वल हो या ज़्यादा हो या कमी हो, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, अंश और हर में निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही थी। चाहे अंतर आ रहा था दोनों में, लेकिन वृद्धि जो हो रही थी वो निश्चित क्रम में हो रही थी। यानी कि अगर ऊपर 2-2 का अंतर चल रहा है तो फिर सारे अंश 2-2 के अंतर में आएंगे। नीचे अगर 2-2 या 3-3 का अंतर चल रहा है तो सारे हर 2 या 3 के अंतर में आएंगे। लेकिन कई बार ऐसे भी भिन्न, ऐसे भी फ्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर अंश और हर में जो वृद्धि होती है वो निश्चित क्रम में नहीं होती। तो जब हमारे पास ऐसे कोई भिन्न आए जहाँ पर हमें कुछ भी दे दिया, जहाँ पर वृद्धि निश्चित क्रम में हो ही नहीं रही है,
तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? ऐसी स्थिति में हमें उस भिन्न को दशमलव में बदलकर लिखना है और दशमलव में बदलकर उनका हल ज्ञात करना है। यदि अंश और हर में वृद्धि निश्चित क्रम में नहीं हो रही हो तो भिन्न को दशमलव में बदलकर ज्ञात किया जाता है। अब देखिए दशमलव में कैसे बदलेंगे? दशमलव में बदलना बड़ा ही आसान होता है। अगर हमारे पास कोई छोटी छोटी भिन्न है, हम उनमें पॉइंट लगा के जीरो नहीं लगा पा रहे, तो हम उनमें क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। जब हम भिन्न में 100 से गुणा करेंगे तो हमें भाग देने में आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए जैसे मेरे पास एक उदाहरण है 3/7, 4/5, 7/9, 1/2 का आरोही क्रम होगा। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यह पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम जो होता है भैया, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। आरोही क्रम किसे कहते हैं अपन? छोटे से बड़े की ओर। यानी कि सबसे पहले अपने को क्या लिखना होता है? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि आरोही क्रम कहते हैं हम छोटे से बड़े की ओर। अब हम इनको छोटे से बड़े की ओर तो तब जमा पाएंगे जब हम ये बता पाएंगे कि इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। सिंपल सी बात है। अब देखिए 3/7 है, 4/5 है, 7/9 है, 1/2 है। अब यहाँ पर कोई निश्चित क्रम में वृद्धि तो हो नहीं रही, नहीं। अब जब निश्चित क्रम में वृद्धि नहीं हो रही है तो फिर हमने कहा कि हम इनको किस में चेंज करने वाले हैं? दशमलव में चेंज करने वाले हैं। और दशमलव में चेंज करने के लिए सबसे आसान तरीका जो अपना होता है वो क्या होता है कि हम इन सब में क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। 3/7 को किससे गुणा कर दो? 100 से। 4/5 को भी किससे गुणा कर दो? 100 से। 7/9 को भी किससे गुणा कर दो? 100 से। और 1/2 को भी किससे गुणा कर दो भैया? 100 से। तो ये कितना आया? यह आया 300/7। ये आया 300/7। ये आया 400/5। ये आया 700/9 और ये आया 100/2। चलिए करते हैं। जब इसको हल करेंगे 7 3 21, 7 4 28, कितना बचा? 2 बचा। लगभग कितना आएगा? 42। अपने को फिर दशमलव के बाद का हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इन्हीं में अंतर पता लग जाएगा कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसको जब करेंगे कितना आएगा? 80। जब इसको करेंगे तो कितना आने वाला है भैया? 9 7 63, फिर 7 बचा, फिर 9 7 63। जब इसको करेंगे तो कितना आएगा? 50। कितना आया? 50। अब जब ये हमें करने पर ये सॉल्यूशन मिला, अलग अलग नंबर हैं, अलग अलग मान हैं। अब इनमें देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे ज़्यादा मान किसका दिख रहा है? 80 का। और सबसे कम किसका दिख रहा है? 42। यानी कि ये छोटा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये बड़ा और फिर ये क्या है? सबसे बड़ा। यानी कि 4/5 जो हैं ये क्या है? सबसे बड़ा है। 4/5 जो होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा होगा उसको कहाँ लिखने वाले हैं हम? सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3/7। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1/2। फिर क्या लिखेंगे? 7/9 और फिर सबके लास्ट में क्या लिखेंगे? सॉरी, हमें तो आरोही क्रम में लिखना है। हाँ तो सही तो लिखा था। 3/7 ये छोटा, फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 1/2। फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 7/9 और फिर इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 4/5। तो ये जो हमने लिखा ये कौन से क्रम में था? आरोही क्रम में। तो क्या हो जाएगा भैया? सबसे बड़ा।
बात समझ में आई हमने क्या किया? अगर हमारे पास इस तरह से कोई भिन्न आती है जहाँ पर हमें पता नहीं लग रहा कि निश्चित क्रम में वृद्धि अगर हो भी नहीं रही हो, तो हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पर 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करने के बाद हम उनको हल निकालेंगे। फिर जो हल हमारे पास आया आसान तरीके से हम उनके अकॉर्डिंग इनको जमा देंगे। अगर आरोही क्रम पूछा है तो छोटे से बड़े की ओर लिख देंगे, अवरोही पूछा है तो बड़े से छोटे की ओर लिख देंगे। ये बात समझ में आई क्या? देख लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आया है हमारे पास वो आया है भिन्नों की संक्रियाएं। इसके बाद जो अगला टाइप आता है वो है भिन्नों की संक्रियाएं, यानी कि भिन्नों की संक्रियाएं हम किस तरह से करते हैं और किस किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर बन पा रहे हैं। पहला उदाहरण जो है 3 से 1/2 प्लस 8 से 1/2 प्लस 5 से 1/4 बराबर होगा। हमें जो ये प्रश्न दिया हुआ है इसका आंसर निकालना है। अब देखिए, ऐसे तो अगर हम सामान्यतया इसको करेंगे तो पहले तो ये जो मिश्र भिन्न है, कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होगी? पहले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, एक पूर्णांक और साधारण भिन्न को मिलाकर जो बनती है वो मिश्र भिन्न कहलाती है। अब यहाँ पर ये जो मिश्र भिन्न है, पहले तो हम इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर अपना आंसर निकालेंगे। लेकिन अगर हम इनको डायरेक्ट करना होगा तो देखिए, ये जो मिश्र भिन्न होती है इसको लिखने का क्या तरीका था, पहले लेक्चर में बताया था। 3 + 1/2 जो होता था, हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते थे, यानी कि ये प्लस का चिन्ह हुआ करता था। ठीक है, अगर इस तरह से हमारे पास कोई भिन्न है तो हम वहां पर क्या करने वाले हैं, ये जो 3, 8, 5 अलग से हैं, यानी कि प्लस के जो पहले हैं हम इनको एक साथ लिख लिया करेंगे। 3 + 8 + 5, यानी कि जो जो पूर्णांक हैं उनको एक साथ लिख लिया। उसके बाद ये जो अलग बचा 1/2 + 1/3 + 1/4, इसको क्या कर दिया, अलग लिख दिया। अब ये कितना बना, 8 और 5 13। ठीक है, कितना हो गया, 16 प्लस, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, कितना आ जाएगा, 12। तो ये कितना बना, 6 + 3 को 4 + 3। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। 16 प्लस ये कितना हुआ, 13/12। अब देखिए, ये जो 13/12 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13/12, यानी कि जब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, एक बार गया 12 आया, कितना आया 1, तो 1 से 1/12। ठीक है, 12 है, 12 1 13, तो कितना आ गया 13/12। तो हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, 16 + 1 से 1/12। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। क्लियर। अब देखिए, ये 16 और ये 1 मिलकर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 17 1/12। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में ये बात क्या किया हमने। ये क्या किया, समझ में आई क्या। अगर हम चाहें तो इसको साधारण भिन्न में बदल कर भी हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे हल करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है हमें समय लग जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, इस तरह के जो भी भिन्न हमारे पास आएंगे तो हम पूर्णांक को एक साथ लिख लेंगे, और जो भिन्न है साधारण भिन्न उनको एक साथ लिख के हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ठीक है, 3, 8, 5 को एक साथ लिख दिया, फ्रैक्शन को एक साथ लिख दिया, इनको 16 हुआ। ठीक है, फिर जो हमारे पास भिन्न है उसको हमने वापस मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। मिश्र भिन्न में जब कन्वर्ट किया तो ये हुआ 1 से 1/12, 16 और 1 कितना हो गया 17। तो 17 से 1/12 अपना क्या आ गया, आंसर। ऐसे ही एक और भिन्न दी हुई है
चाहो तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए जो जो पूर्णांक है सबको एक साथ लिख लीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये कितना है? 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7। अब देखिए ये कितना हुआ? 3 3 6 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, ये कितना आया? 21। जब यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया तो नीचे हर समान है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा, और ऊपर जो भी है वो सब क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 1 10, 10 और 15 और ये कितना आया? 21। कितना आया? 21। तो 7 से 21 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो ये कितना आया? 21 + 3, यानी कि आंसर कितना आया भैया? 24। कितना आंसर आया? 24। देखो 3 स्टेप में आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, हमने क्या किया था, अगर हम इसको साधारण भिन्न में बदलते तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता, लेकिन हमने क्या किया, बस डायरेक्ट पूर्णांक जो एक साथ लिख दिया, फ्रैक्शन को एक साथ लिख दिया और अपना डायरेक्ट आंसर ले आए। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चीज़ समझ में आई, तरीका समझ में आया? अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले सबको एक साथ लिख लो, एक साथ लिख के हल कर लो, आंसर जल्दी आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक और टाइप, इस तरह के प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में। इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह से हमें कोई 4 पार्ट में, जैसे बिल्डिंग बन गई ना, 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है ना, 1 2 3 4, 4 मंजिला बिल्डिंग है। अगर 4 मंजिला बिल्डिंग को कैसे हल करेंगे, तो 4 मंजिला बिल्डिंग जो होती है ना भैया, इसमें जो पहली बिल्डिंग होती है वो लास्ट वाली बिल्डिंग से क्या रहती है? कनेक्ट रहती है, और बीच वाले जो दोनों रहते हैं वो दोनों आपस में कनेक्ट रहते हैं ना, इनकी ट्यूनिंग बढ़िया मिलती है, यानी कि ऊपर वाले की नीचे वाले से बढ़िया मिलती है और बीच बीच वालों की उनसे बढ़िया मिलती है ना। हाँ, तो चलिए कर देते हैं। ये आपस में किस में होते हैं? गुणा में होते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 × 7, 6 × 8, कितना हो गया? 35/48। बस खत्म, ये अपना क्या हो गया? आंसर। समझ में आया? बस क्या करना है कि पहली मंजिल वाला जो होता है वो चौथी मंजिल वाले के कनेक्ट में रहता है, और जो दोनों बीच वाली मंजिल है वो आपस में कनेक्ट में रहते हैं, यानी कि ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। जो नीचे होता है वो गुणा होके कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, और ये जो बीच बीच वाले हैं दोनों आपस में गुणा होके कहाँ आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। एक और प्रश्न हमारे सामने जो है, अब इसमें हमें क्या करना है वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। 15/8 भाग चिन्ह 1/2 गुणा 3/5। अब देखिए यहाँ पर याद रखने योग्य कौन सी बात है? यहाँ पर याद रखने योग्य जो बात है वो ये है कि अगर हमारे पास एक भिन्नों की संक्रिया में कहीं पर भाग आ जाए तो हम उस भाग को सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, गुणा में चेंज कर देंगे। अब देखिए गुणा में कैसे चेंज किया जाता है वो याद रखने योग्य बात होगी। अगर हमारे पास भाग चिन्ह है और मैं चाहता हूं कि मैं इस भाग को गुणा में बदल दूं, तो अगर मैंने इस भाग को गुणा में बदला तो फिर मेरे पास वो जो संख्या है या वो जो भिन्न है उस भिन्न को भी क्या कर देना है? अंश को हर बना देना है, हर को अंश बना देना है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम चिन्ह चेंज कर रहे हैं, भाग को गुणा में बदल रहे हैं, तो उसके बाद वाली जो भिन्न होगी उसको भी हम क्या कर देंगे? पकड़ के उल्टा कर देंगे। चलिए 2 से ये कितनी बार गया? 4 बार। ऊपर कितना बचा? 15 × 3। नीचे कितना बचा? चिपक जाता है पेन। 4 × 5। 5 से ये 3 बार, तो कितना आया? 9/4।
4। ये 9/4 अपना क्या हो गया आंसर। बस इतना सा इसमें याद रखना था अपने को कि अगर कोई भाग का चिन्ह आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, गुणा में बदल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है वो है सतत भिन्नों को हल करना। सतत भिन्नों को किस तरह से हल किया जाता है, इसका भी एक पैटर्न होता है। हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे और इनके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी इस तरह का कोई प्रश्न हमारे पास आया तो हमको क्या करना है, ये देखना है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। हम यूँ नहीं है कि ऊपर से ही इसको हल करना प्रारंभ कर दें, नहीं, ऊपर से हल नहीं करेंगे। जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है हम वहाँ से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट है यहाँ पर निशान में बना देता हूँ आपके, ये पार्ट अलग से हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व करेंगे। यो नहीं है, ऊपर से नहीं कर सकते, पहले कहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करेंगे। अब देखिए ये क्या था, ये जो हमारे पास है ये आया 1 + 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 आया तो ये हो गया 3 + 1 यानी कि 4/3। ये कितना आया 4/3। तो अब हम फिर लिखेंगे 1 + 1/1, 1 + 1/1 प्लस ये कितना आया था 4/3 है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3। ये बात समझ में आई क्या किया हमने, इसको हल किया, कितना आया था 4/3, वो 4/3 हमने इसकी जगह रख दिया, तो वो जो 4/3 था 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो 1 + 1/3/4 अपने पास आया। अब देखिए ये जो है 1 + 3/4, अब इसको हल कर लेंगे अलग से, तो ये कितना आया 4 + 3 यानी कि 7/4, कितना आया 7/4। अब इस पूरे की जगह इसको हल किया था अपन ने ना, इसकी जगह क्या लिखेंगे 4/7, कितना हो जाएगा 1 + 1 4 और ये कितना हो जाएगा 7। अब ये वाला पार्ट बचा, ये वाला, अब इसको हल कर देना है अपने को बस। ठीक है, कर दो 1 + 7/4, तो कितना आया 4 + 7 11/4। अब इसकी जगह क्या रख देना है 11/4 रख देना है बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/, इसकी जगह 11/4, 11 तो /4, तो याद कि 4/11 अपना क्या हो गया आंसर। कुल मिला के अपने को याद क्या रखना है, याद यह रखना है किस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है सतत भिन्न वाला जिसमें क्रम बढ़ता ही जा रहा है, तो हम उसको ऊपर से नहीं कहाँ से सोल्व करेंगे, जहाँ पर वो ख़त्म हो रहा है नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे हमारा जो लास्ट है इसमें वो है भिन्न विभाजन पर आधारित। भिन्न विभाजन पर आधारित प्रश्न भी हम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भिन्न पर कैसा प्रश्न बनेगा, अगर आय व्यय वाला बनता है तो वो किस तरह से बनकर आता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि यदि कोई आदमी अपनी आय का A/B खर्च करता है, अगर किसी आदमी की सैलरी कुछ भी सैलरी है उसकी, उसमें से वो कुछ खर्च कर रहा है, सपोज कीजिए उसने A/B खर्च किया, तो उसका जो तात्पर्य होगा वो ये होगा कि उसकी आय जो है वो क्या है B है और उसका जो खर्चा है वो क्या है A है। यानी कि किसी आदमी ने भिन्नात्मक रूप से खर्च किया। जैसे सपोज कीजिए मैंने 100 रुपये कमाए ना, अब 100 रुपये में मेले में गया, मैंने मेले में से उसका 1/3 हिस्सा खर्च कर दिया, 1/3 हिस्सा क्या कर दिया खर्च कर दिया। तो इसका मतलब है कि 3 में से कितना खर्च किया 1, तो कितने में से 3 में से खर्च किया कितना 1। अब 3 में से 1 खर्च किया तो यानी कि में से जो आ रहा है यानी कि 3 मेरे पास टोटल था, तो वो जो टोटल बना वो मेरी क्या थी आय थी। यानी कि अगर A/B है तो B में से क्या खर्च करेगा, B में से क्या खर्च करेगा A, तो A जो होगा वो क्या बन जाएगा खर्चा और B क्या बन जाएगा आय। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है यहाँ पर सामने, आपके सामने प्रश्न है कि एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये है, यानी कि जो उसकी आय है उसकी आय कितनी है 6,000 रुपये।
अब वो क्या कर रहा है, अपनी आय का 1/3 खर्च कर रहा है, यानी कि खर्च कितना कर रहा है, 1/3। तो ये 1 क्या हो जाएगा, खर्चा, और ये 3 क्या हो जाएगी, उसकी आय। अब अपने को क्या निकालनी है, उसकी बचत। बचत क्या होती है, कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है, उसमें से उसने 40 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना बचा, 60 रुपये। यानी कि उसकी आय में से जो खर्च किया, आय में से खर्च को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो वो क्या बचा, उसकी बचत। अब यहां पर खर्च कितना था, 1 किया, आय कितनी है, 3, तो फिर इसकी जो बचत हो जाएगी, बचत क्या हो जाएगी, 3 में से 1 खर्च कर दिया, तो बचत क्या बनी, 2। तो अब हमारे पास जो भिन्न बनने वाली है, अब भिन्न क्या बनने वाली है, बचत की भिन्न बनेगी 2, बचत की कितने में से, 3 में से, यानी कि 3 में से बचत कितनी की, 2, खर्च कितना किया था, 1। अब 2/3 बचत की, आय कितनी थी टोटल, 6000। 6000 में से 2/3 क्या किया उसने, बचत किया। 3 से ये कितनी बार गया, 2 बार, 2 से 2 गुणा हुआ तो कितना आया, यानी कि 4000 रुपये उसने क्या किया, बचाया। बात समझ में आई किस तरह से इसे प्रश्न किया जाता है। अगर बचत आय व्यय बचत के प्रश्न आपके पास में आते हैं खर्चे वाले, तो बस अपने को ये याद रखना है कि जो हर में होगा, हर में वो उसकी आय होगी, और जो अंश में होगा वो क्या होगा, खर्च होगा। अगर यहाँ पर बचत होती तो अंश वाला बचत हो जाता। ठीक है, अपने को ये याद रखना है कि अगर आय दिया है, खर्च दिया है, तो उनको माइनस करके क्या निकाल लेंगे, बचत निकाल लेंगे। हो सकता है किसी किसी प्रश्न में आपको बचत दे दे, आय दे दे, ठीक है, और खर्चा पूछ ले। हो सकता है किसी प्रश्न में आपको खर्चा दे दे, बचत दे दे, आय पूछ ले। कैसे भी वेरिएशन करके प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन पैटर्न ऐसा ही रहेगा। इसी तरह से अपने को उनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो फ्रैक्शन है, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। इसके अन्य और भी अगर कहीं प्रश्न बनेंगे, अच्छे अच्छे वैरायटी के प्रश्न होंगे, तो वो भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए जीवन में, और अपनी तैयारी को उसी तरह से कीजिए जिस तरह से आप करते आ रहे हैं, पूरी ऊर्जा और जुनून के साथ। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।